की सरकार ने विधानसभा में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं। ठीक बात। उसके लिए सरकार ने अपने तर्क दिए। मंत्री ने उन्होंने जो गणित सरकारी तरफ से आया वो ये कि भाई शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी जोड़ दीजिए तो छात्र और अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए वो समानुपात हो गया, यानी अध्यापक और छात्रों का अनुपात ठीक हो गया। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो हैं जिनको आप 10,000 और 7,000 8,000 का मानदेय दे रहे हैं, उनको नई भर्ती न हो इसके लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके उनकी संख्या को जोड़कर शिक्षकों का अनुपात समानुपात बता देते हैं। अगर ये बात है तब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को तनख्वाह न सही मानदेय अध्यापक के बराबर दे दीजिए। मानदेय देने में तो कोई रोक नहीं, तनख्वाह देने पर नियम कायदे ज्यादा हैं, समस्याएं हैं। मानदेय उतना कर दीजिए अगर आप उनको अध्यापक की जगह गिनती में शामिल कर रहे हैं। एक दूसरा मेरा प्रश्न यहां खड़ा होता है मेरे जहन में कि अगर आपको सालों साल भर्ती नहीं करनी, इतने ज्यादा अध्यापक हो गए हैं स्कूलों में, तो कम से कम ये बीएड, बीटीसी, टीटी, डीएलएड ये सब चीजें जो है ये तो बंद कर दो। नहीं, ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है और सैकड़ों करोड़ का, साल में हजारों करोड़ का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे भाई। बीटीसी, बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है। कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है, गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पे, तब क्या दृश्य बनेगा? और क्या फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान हैं ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले हैं। उनका एक जब समानुपात ना रहे तो साल भर पहले खोल देना, फिर ट्रेनिंग हो जाएगी। ये ड्रामा बंद करो भाई। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आलोक पांडे शिक्षाविद हमारे साथ हैं। आलोक जी का स्वागत है। और बाकी हमारे आज हम आलोक जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अपने ये नौजवान साथियों के पास चलूंगा। मैं बड़ा खिन्न हो गया। कई लोगों ने आज मुझसे कहा कि हमारे साथियों ने कि आज हम लोग इस पर कर लें, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मैंने छोड़ो भाई, बाहर जो होना तो हो ही गया, जनता को जो वोट देना दे दिया, उस पर क्या करना। क्या ये मसला ज्यादा गंभीर है। अगर आपने
वो जोड़ा है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी अध्यापक के कोटे में, और उसके बाद आपने हाउस को इन्फॉर्म किया, विधानसभा को, कि अनुपात बराबर है, बेसिक में 35 पर 1 और अपर बेसिक में 35 पे 1 टीचर। तो ये पहला विशुद्ध सवाल उठता है, परम सात्विक प्रश्न, कि जब आपने उनको जोड़ा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र को, मैं सैलरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सैलरी में तो आप बता दोगे कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये रिट है, ये पिटीशन है, ये कानून है, ये तमाम। मानदेय में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरकार 1 रुपया भी दे सकती मानदेय और 1 करोड़ भी दे सकती, ठीक जी। मानदेय टीचर के बराबर कर दीजिए आलोक जी, तो मेरे ख्याल से न्यायपूर्ण रहेगा यही रास्ता। आलोक जी। अमिताभ सर, मुझे लगता है कि सरकार का नपना ठीक नहीं जी। हर बार अलग अलग तरीके से नपना उपयोग करती है और पैरामीटर बराबर नहीं है। आप देखिए 2019 से जब कोई वैकेंसी नहीं निकली तो 19 से 22-23 तक कोई रिटायर नहीं हुआ क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबकी उम्र रुक गई हो कोरोना काल में। बोले अब 59 का तो 59 साल उम्र रहेगी, तो जो इतने साल में रिटायर हुए होंगे उनकी वैकेंसी तो सीधे सीधे है, तो यही झूठ बोल रहे हैं सदन में। दूसरी बात ये आती है कि जो शिक्षा मित्र है इनको फिर शिक्षक मानो, अगर आप उनसे शिक्षक मान ही रहे हो तो फिर वेतन भी जरा ढंग का दो, अनुदेशकों को भी ढंग का वेतन दो। 10,000 पट्टी पकड़ाते हो और अपने डाटा में जोड़ते हो कि वो शिक्षक है, तब शिक्षक शब्द का आप एक तरह से अपमान कर रहे हैं। 10,000 रुपए में शिक्षक का वेतन होता है क्या कहीं? तो इसलिए सरकार बहुत गलत तरीके से काम कर रही है। और एक बात आपको बता दूं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण में बताऊं, ये कहते हैं कि 30-35 बच्चों में एक शिक्षक है। अमिताभ जी, ऐसे 10 स्कूल में गिना दूंगा जहां कक्षा 6, 7 और 8 में 30 बच्चे हैं, मान लीजिए 10-10 बच्चे तीनों क्लास में है, 15-15 बच्चे तीनों क्लास में है। अब उसमें एक ही टीचर पढ़ाएगा तीनों क्लास को, ये जाति नहीं है क्या? एक स्कूल ऐसा है जिसमें 1 से 5 तक में 5 टीचर हैं, उसमें एक हेडमास्टर है। आप उसके ऊपर हेडमास्टर को तो इतना काम कराते हो ऑनलाइन कि वो पढ़ाई नहीं पाता। अब 4 टीचर मिल करके 300 बच्चे संभाले, तो मतलब इस तरह की बड़ी ज्यादतियां हैं। तीसरा एक चीज और है कि ट्रांसफर पॉलिसी बड़ी गड़बड़ है। शहर के आसपास आपने इतने टीचर भर लिए हैं कि वो टीचर बच्चों से ज्यादा है, और जहां आउटर एरिया है वहां एकल विद्यालय है। फरुखाबाद में 100 एकल विद्यालय है जहां एक टीचर पढ़ा रहा है सर, और ये लोग आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे हैं सर। ठीक बात है, ठीक है आलोक जी, आएंगे आपके पास। मुश्किल यही है कि रजत बाबू, ठीक है आलोक जी, 20-20 लाख बच्चा टीटी पास करके निकल आता है, ठीक जी। बहुत उदार हो जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 भर्ती कर देंगे। बहुत हो जाएंगे तो उसका भी डंका 5 साल बजाओगे क्या? फिर 5 साल सांस नहीं लोगे कोई भर्ती की क्या? ये 20-20 लाख क्यों, कहां से आ रहे, क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधन रोक लगता है? अगर ट्रेन में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो हम 10,000 टिकट क्यों काट रहे हैं? वो 9,900 क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे स्टेशन पे? अमिताभ सर, इसमें बहुत राजनीतिक खेल है। ज्यादातर जितने स्कूल्स हैं वो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन या तो मिनिस्टर्स के हैं या मिनिस्टर्स के से पोषित हैं, नेताओं के हैं, जिससे बड़ी मोटी फीस ली जाती है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो वो एक बिजनेस है। हालांकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे तो कभी कभी अमिताभ सर लगता है कि किसी ने ये ना कहते हैं कि आईएएस के सारे पद फुल हो गए, अब खत्म, अब रिटायरमेंट नहीं, अब तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं तो सिविल को पढ़ाता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि इसके पीछे इतना बड़ा गोरख धंधा है कि पूरे जो शिक्षा माफिया है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो मिनिस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बीएड कॉलेज है, उनके बीटीसी कॉलेज है, अरबों रुपया कमाते हैं, वो फिर कमाई नहीं बंद हो जाएगी उनकी, इसलिए नहीं हो रहे। वरना जितनी वैकेंसी है, पहले क्यों बीएड उतने ही तो होते थे ना, बीएड सरकारी सीटों में होती थी, बहुत सामान्य मात्रा में बीएड निकलते थे। अब वो बीटीसी बीएड प्राइवेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इतने बच्चों के, बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों की फौज खड़ी करने की जरूरत ही क्या है जब वैकेंसी ही नहीं निकलती? तो इसलिए सीमित जितने टीचर रिटायर होंगे, जितनी वैकेंसी हो, उसी अनुपात में आप बीएड और टीटीटी निकालें,
इतने बच्चे बेरोजगार पैदा करके घर का खेतवा बेच के पत्नी की ज्वेलरी बेच के कोई पढ़े तो क्या क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। तो मुझे लगता है कि ये केवल एक व्यापार है जो उत्तर प्रदेश के बड़े अपर क्लास लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और बाकी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राकेश बाबू, चुनाव के समय यूपी टीईटी का रिजल्ट आया था, एक बार दूसरी हुई, फिर वो रिजल्ट आया, अगर मैं सही याद करो 20-25 लाख बच्चे उसमें पास हो गए, है ना? वो लोग किस लिए पास हुए, क्या होगा अब आगे? यूं ही बोले चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ठीक बात है रजत। आलोक जी, ये विधान परिषद में इस बार जब सदन चला तो कई सदस्यों ने ये प्रश्न उठाया शिक्षा मित्रों के मानदेय का, ठीक? जी जी। नेता सदन का एक ही उत्तर रहा, अगर नेता सदन रहे तो वो याद दिया, संदीप रहे तो संदीप ने एक ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा पहले 7 मिलते थे, हमने 10 कर दिए। सत्यनारायण कथा समाप्त हुई, पंचम अध्याय खत्म, पंजीरी लो घर जाओ। जी। मसला ये नहीं कि 7 मिलते थे 10 कर दिए, मसला ये कि 7 भी गलत थे और 10 भी गलत है। 10 में कैसे खर्चा जीवन जिएगा आदमी? आलोक जी। सर, एक गलत को दूसरे से भर रहे हैं ना। 7,000 में कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है आज के समय में, न 10,000 से। अगर रह सकता है कोई व्यक्ति तो कम से कम जो वेतन शिक्षक को मिलता है उसी अनुपात, उससे कम में। ऐसे जो भी गवर्नमेंट नौकरियां होती है सरकार न्यूनतम वेतन ही देती है, मिनिमम वेजेस, मिनिमम सैलरी, वो न्यूनतम ही होता है। यानी आज के समय में कम से कम 40-50 हजार रुपए को व्यक्ति पाए तो वो एक सामान्य ठीक ठाक जीवन जी सकता है। तो उससे कम में जीवन जीना बड़ा कठिन है। सिलेंडर दिन पे दिन महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो रही है, क्या महंगा नहीं हो रहा है, डीटीएच महंगा हो रहा है। आदमी क्या हवा खा के जिंदा रहेगा? सरकार कभी कभी कितनी निर्मम हो जाती है। सरकार तो लोकतंत्र में पिता तुल्य होती है। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम पिता की तरह व्यवहार करिए। एक बार सोच के तो देखिए कि 10,000 रुपए में कैसे जिया जा सकता है, ना शहर में ना गांव में, और ऊपर से 10,000 रुपए के चक्कर में उनको आपने परमानेंट करने के चक्कर में ट्रांसफर करके भेज दिया। अब वो अपने गांव में था तो थोड़ा जी भी सकता था, अब अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर चला गया। 50 किलोमीटर अगर रोज आता जाता है तो तब तो पेट्रोल लग जाएगा। आलोक जी, एक बड़ा रोचक प्रसंग बता दूं आपको। अभी हाल में इसी सत्र में विधान परिषद में किसी ने कहा, पूछा प्रश्न कि भाई शिक्षा मित्रों जुड़ा था, पर उसने सुझाव दिया सदस्य ने कि भाई शिक्षा मित्रों की स्थिति बड़ी खराब है, तो कम से कम इनके लिए इतना ही कर दें कि जो प्रधानमंत्री का आवास योजना है, मुख्यमंत्री की आवास योजना है, उसमें इनको एक मकान मिल जाए तो चलो कुछ राहत मिलेगी। तो हुआ भाई सरकार उत्तर दे, तो विधान परिषद में नेता सदन स्वतंत्र देव खड़े हुए। स्वतंत्र देव ने कहा कि सारे गरीबों को 2024 तक या जहां तक बताया 27 तक घर दिया जाएगा। बैठ गए। फिर सदस्य ने पूछा कि इसमें शिक्षा मित्र शामिल है, फिर उनने वही उत्तर दिया, गरीबों को आवास मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। फिर पूछा गया, उनने गरीबों को मिल रहा है, मिलता रहेगा। अब इसका क्या अर्थ निकालना? इसका अर्थ सर ये है कि शिक्षा मित्र को गरीब नहीं मानती। 10,000 कमाने वाला कहाँ गरीब है सरकार की नजर में? उसके घर में तो दूध की नदियां बह रही 10,000 रुपए में। अरे वो नोएडा में प्लाट खरीद लेगा सर 10,000 रुपए में। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? 1947 के पहले का 10,000 सोच लीजिए, तो सोचो कितनी बड़ी रकम है। आज के 10,000 सरकार सोचने के लिए कहाँ कह रही है? वो कह रहे 1947 का 10,000 सोचिए और खुश रहिए। सरकार, कोई भी सरकार हो, इतनी निर्मम नहीं होना चाहिए कि किसी का, मतलब आप काम भी करा रहे हैं, इतना काम कराते हैं। हमारे कितने मित्र हैं जो प्राइमरी में हैं, कहते हैं साहब इतना काम कराया जाता है कि हमको तो सुपर ह्यूमन मान लिया गया है, बीएलओ भी बना दो। अब डीएम साहब एक ही टीचर दिखाई देता है, मतलब कि डीएम साहब को कोई काम है, बोले भाई शिक्षा मित्र पकड़ लो, प्राइमरी टीचर पकड़ लो। पढ़ाना तो जो खाली रहे तो पढ़ाना उसका उद्देश्य है, उसके सिवा से सारे काम। नहीं, एक बार मैं कहीं का आदेश देख रहा था, सांड पकड़ने का भी काम दे दिया था, तो मैंने कहा भाई ये काम खराब है, इसमें चोट चपेट लग जाएगी, बालक घायल हो जाएंगे। है बच्चा पकड़ना तो ठीक है, सांड पकड़ने का काम ठीक नहीं। बच्चा ढूंढना ठीक है, चलो, तो उसमें मारपीट तो नहीं, सांड में तो दिक्कत है। आलोक जी, तो सर मेरा यही मानना है कि जो प्राइमरी जूनियर शिक्षक है, हमारे जो भाई हैं, उनको सरकार कम से कम इंसान तो माने।
कितना काम कराती है। एक डीएम इतना बिजी नेता, हमारे जो प्राइमरी टीचर है उनसे पूछा, हमारे एक मित्र मणिकांत द्विवेदी, हमका भैया हमें फोन नहीं करते हो कभी? बोले भैया इतना बिजी है हम कि आपको हम फोन नहीं कर सकते, समय नहीं, सरकार इतना व्यस्त रखे है, सुबह से लेकर शाम तक जी। सांस लेने का समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है सर। विक्रम जी, एक प्रश्न आपसे लूंगा, स्कूलों का क्या करें जहां एक ही मास्टर है, एकल विद्यालय, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना चाहिए ना। अगर सब जग समानुपात में आ गया है तो फिर किसी विद्यालय में एक अध्यापक क्यों है? और अगर एक ही अध्यापक है और 2 ही बच्चे, तो स्कूल ही बंद कर दो, फिर चला क्यों रहे हो? आलोक जी उदाहरण दे रहे थे, फर्रुखाबाद में मेरा शहर जिला है, 100 विद्यालय उन्होंने बताया इसे। ये अच्छी बात नहीं। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चे वहां से पढ़कर निकलते हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति। आंख को नम रखें तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे, और राजनीति भी वही अच्छी लगती है जिसकी आंख नम रहे। धन्यवाद।